2 लम्हे तक वो शेर खान को जमीन पर पड़े देखता रहा, फिर बोला, तुम अभी तक जिंदा हो? कोई बात नहीं, सुबह को तुम्हारी लाश यहाँ पड़ी होगी। कमांडो शेर खान की कमर में दर्द की टेसें उठ रही थी, मगर वो शदीद से शदीद दर्द बर्दाश्त करना जानता था। इसने कहा, तुम मुझे मौत से न डराओ, मौत तो एक मुजाहिद के लिए जन्नत की खुशखबरी लेकर आती है। चीफ मालिक राम ने कहा, अब भी वक्त है, अगर तुम अपने साथियों के बारे में बता दो तो तुम्हारी जान बच सकती है, नहीं तो जो बांस के शाख नेज़े की तरह तुम्हारी कमर में धंस रही है वो सुबह तक तुम्हारे सीने से बाहर आ चुकी होगी। कमांडो शेर खान बोला, मुझे 1001 बार मरना कबूल है, मगर मैं अपने साथियों के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। जल्लाद सिफ्त मालिक राम ने कहा, तो फिर मरो, नरक में जाओ। वो जीप में बैठकर चला गया और जंगल में फिर वही तारीकी छा गई। सिर्फ एक मोमबत्ती थी जो शेर खान के सिराने की जानिब कुछ फासले पर जलती जलती आधी रह गई थी। दोनों संतरी कुछ देर तो शेर खान के चारों तरफ चल फिर कर पहरा देते रहे, फिर वो दरख्त के नीचे अपनी पहली वाली जगह पर जाकर बैठ कर सिगरेट पीने लगे और आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। शेर खान ने आंखें बंद कर ली थी, इसकी दर्द की शिद्दत में इजाफा हो गया था। वो मौत को गले लगाने के लिए बिल्कुल तैयार था। वो जानता था कि दर्द जब एक हद से गुजर जाएगा तो इसकी रूह कफ से अंसरी से परवाज कर जाएगी। इससे अपने साथी मुजाहिदों का ख्याल आने लगा, लेकिन जल्द ही इसने अपने साथियों का ख्याल दिल से निकाल दिया और खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा। दर्द की टेसें एक लहर की तरह इसकी कमर के नीचे से उठकर सारे जिस्म में फैल रही थी। शेर खान दिल में कलमा शरीफ का विर्द करने लगा। जल्लाद सिफ्त मालिक राम को गए 15-20 मिनट गुजरे होंगे कि वही जीप दोबारा आ गई। इसकी हेडलाइट्स की रोशनियां शेर खान पर पड़ रही थी। जीप में से 3 सिपाही उतरे। उन्होंने वहां पर पहले से पहरा देते सिपाहियों को इशारा किया और दोनों सिपाही भी इनके साथ शामिल हो गए। उन्होंने हथौड़े की मदद से वो मेखे जमीन में से उखाड़ दी जिनके साथ शेर खान के हाथ पैर बंधे हुए थे। फिर उन्होंने शेर खान को उठाकर बिठा दिया। जमीन से ऊपर उठते वक्त शेर खान को महसूस हुआ जैसे इसकी कमर में धंसी हुई कोई सलाख बाहर निकल गई हो। इसे चैन सा आ गया। सिपाहियों ने इसके दोनों हाथ पीछे बांधे, पाँव की रस्सियां खोल दी और इसे चलाते हुए जीप में लाकर बिठा दिया। 2 सिपाही राइफलें तान कर जीप के पीछे खड़े हो गए। 2 मुसल्ले सिपाही कमांडो शेर खान के दाएं बाएं बैठ गए और जीप वापस रवाना हो गई। शेर खान समझ गया कि ऊपर से ऑर्डर आ गए हैं कि इसे जान से न मारा जाए। बहरहाल जान बच जाने पर कमांडो शेर खान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो एक बार फिर जिहाद में हिस्सा ले सकेगा। रातों रात शेर खान को स्टीलगढ़ टॉर्चर सेंटर की एक डिस्पेंसरी में पहुंचा दिया गया। वहां एक सफ़ेद कोट वाले डॉक्टर या कंपाउंडर ने इसे स्ट्रेचर पर पेट के बल लिटा दिया और कमर पर जहां बांस की सुई इसके जिस्म में दाखिल हुई थी खून साफ किया और दवाई लगाकर पट्टी बांध दी। 1 हफ्ते तक कमांडो शेर खान का इलाज होता रहा। इस दौरान चीफ मालिक राम इसके पास आकर इसकी झूठी दिलजोई भी करता रहा और बड़ी यारी से इसको कायल करने की कोशिश भी करता रहा। जब शेर खान का जख्म भर गया और वो चलने फिरने के काबिल हो गया तो इसे एक बार फिर ज़मीन दोज कोठरी यानी पुराने वाले तहखाने में बंद कर दिया गया। वहाँ मालिक राम ने आकर इससे कहा, IG साहब ने तुम्हें इस शर्त पर ज़िंदगी की मोहलत दी है कि तुम हमें अपने साथियों के नाम बता दो और ये बता दो कि वो कौन लोग हैं। ये यकीन रखो कि हम इनका सुराग लगा लेंगे। वो लोग पुलिस से बचकर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर तुम बता दोगे तो एक तो तुम्हारी जान बख्शी हो जाएगी और दूसरे हमें ज़्यादा बक बक झक झक नहीं करनी पड़ेगी। शेर खान ने कहा, आपको मैं कई बार कह चुका हूँ कि मैं अपने साथियों के नाम कभी नहीं बताऊँगा। चाहे आप मुझे आदमखोर शेरों के आगे डाल दें, चाहे मुझे फांसी पर लटका दें, फिर आप बार बार मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं? बाकी रही ज़िंदगी की मोहलत देने की बात, तो आपका IG पुलिस कौन होता है मुझे ज़िंदगी की मोहलत देने वाला? इसको खुद अपनी ज़िंदगी का पता नहीं कि कब मौत आकर इसका गला दबा देगी। वो मुझे ज़िंदगी की क्या मोहलत देगा? मेरी ज़िंदगी और मौत सिर्फ मेरे अल्लाह के हाथ में है। तुम लोग मुझसे जो गैर इंसानी सलूक कर रहे हो बेशक करते जाओ। मेरी ज़ुबान पर मेरे साथियों का नाम कभी नहीं आएगा। अगर अल्लाह ने मेरी मौत तुम्हारे हाथों लिख दी है तो मुझे कोई नहीं बचा सकेगा। अगर मेरी मौत का वक्त अभी नहीं आया तो तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे। जल्लाद सिफ्त मालिक राम को गुस्सा आ गया। इसने कहा, मैं देख लूँगा तुम कैसे ज़ुबान नहीं खोलते। इस वक्त तुम्हारी ज़िंदगी और मौत मेरे हाथ में है और अब तुम्हें मौत से कोई नहीं बचा सकेगा। मालिक राम गुस्से से फंकारता हुआ चला गया। शेर खान का ख्याल था कि एक बार फिर तहखाने में सांपों की पिटारी फेंक दी जाएगी जिसमें इस दफ़ा बहुत जहरीले सांप होंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। रात गुजर गई। तहखाने की सीढ़ियों में दिन की रोशनी तहखाने के दहाने पर रखे हुए आहिनी फ्रेम की जाली में से निकल कर पड़ने लगी थी। एक मुसल्ले संतरी इसके लिए 2 बासी रोटियां और दाल लेकर आ गया। एक मुसल्ले सिपाही इसके पीछे नमदार हुआ। वो तहखाने के जीने में राइफल तान कर खड़ा हो गया। इसके हाथ खोल दिए गए। सिपाही ने कहा, जल्दी जल्दी इसे खा लो, कल तुम्हें कुछ खाने पीने की हाजत नहीं रहेगी। शेर खान समझ गया कि ये लोग इसे मौत के घाट उतारने का फैसला कर चुके हैं। इसकी इसे कोई परवाह नहीं थी। इसने जिस्म और जान के रिश्ते को बरकरार रखने के लिए
बासी दाल रोटी जहर मार कर ली, क्योंकि इसका ईमान था कि अगर इसकी मौत अभी नहीं लिखी हुई तो मालिक राम का बाप भी इसे नहीं मार सकता। सिपाही इसके हाथ रस्सी से पीछे बांध कर चले गए। दोपहर को इसी 4 मुसल्ले सिपाही एक करीबी तालाब पर ले गए, जहाँ इसने मुँह हाथ धोया। जब तक वो तालाब पर रहा, सिपाही राइफलें ताने इसको अपने हिसार में लिए रहे। इसके बाद दोबारा इसके हाथ पीछे बांध दिया गया और इसे तहखाने में डाल दिया गया। दोपहर के बाद इसे एक बार फिर 2 बासी रोटियां साथ डाल दी गई। इस वक्त सिपाही ने कहा, भोपत जी, ये तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी खाना है। तहखाने में 3 मुसल्ले सिपाही आए हुए थे। जब शेर खान जहर मार कर चुका तो इसके दोनों हाथ पीछे बांधने के बाद इसकी आंखों पर भी काली पट्टी कसकर बांध दी गई। तीनों सिपाही इसे पकड़कर तहखाने से बाहर ले आए। काली पट्टी से शेर खान को कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसे एक बैलगाड़ी में बिठा दिया गया और बैलगाड़ी चल पड़ी। शेर खान ने सोचा कि ये लोग इसे जंगल में किस जगह शूट करने के लिए ले जा रहे हैं। शेर खान ने दिल में कलमा शरीफ का विर्द करना शुरू कर दिया। इसने अपने आप को अल्लाह की मर्जी के सुपुर्द कर दिया था। अब इसे कोई गम कोई फिक्र नहीं था। बैलगाड़ी जंगल में चलती रही। फिर एक जगह बैलगाड़ी रुक गई। शेर खान को गाड़ी में से 2 मुसल्ले सिपाहियों ने पकड़ कर उतारा। शेर खान को कुछ मालूम नहीं था कि वो जंगल में किस जगह पर आ गया है। ये हम आपको बताते हैं कि जंगल में वो कौन सी जगह थी जहाँ बैलगाड़ी आकर रुकी थी। वहाँ चंद कदमों के फासले पर एक अंधा कुआं था जो एक मुद्दत से बंद पड़ा हुआ था। इस कुएं की गहराई 30 फीट के करीब थी और इसका कितर यानी गोलाई 10 फीट से कम नहीं था। जल्लाद सिफ्त मालिक राम ने स्टीलगढ़ के जंगल में टॉर्चर सेल कायम करने के बाद जब इर्द गिर्द के जंगल का सर्वे किया तो इसे एक अंधा कुआं नजर आ गया। मालिक राम के वहशियाना और जालिमाना अज़ाइम की तस्कीन के लिए ये कुआं बड़ा मौजू था। मालिक राम इस बात का कायल नहीं था कि किसी मुजाहिद को एकदम से गोली मारकर हलाक किया जाए। इसका ख्याल था कि इस तरह तो मुजाहिद को अचानक मौत आ जाती और मौत इसको जिस्मानी अजियतों से अचानक निजात दिला देती है। वज़ीर तफ्तीश मुजाहिदों को तड़पा तड़पा कर मारने का कायल था। चुनांचे इसने इस कुएं का एक आदमी इसमें उतार कर अच्छी तरह से जायजा लिया। इसे मालूम हुआ कि कुएं में झाड़ झंकाड़ और गले सड़े पत्तों की वजह से हर वक्त जहरीली गैस खारिज होती रहती है। इसके अलावा इसे बताया गया कि कुएं की तह में सांपों के बिल भी देखे गए हैं, जिसका मतलब था कि इस अंधे कुएं में सांपों का भी बसेरा था। मालिक राम ये करता कि जो ज़ेरे तफ्तीश मुजरिम या मुजाहिद तशद्दुद के बावजूद जुबान न खोलता, इसे इस अंधे कुएं में फेंक देता। ऊपर से कुएं का मुंह लकड़ी के ढक्कन से बंद करता और ऊपर भारी पत्थर रख देता। कुएं के अंदर जिसे फेंका जाता वो या तो भूखा प्यासा मर जाता और या फिर किसी सुराख में से कोई जहरीला सांप निकल कर डस लेता और इसकी मौत वाक़ई हो जाती। इस अंधे कुएं में चीफ मालिक राम 10-12 बदनसीब इंसानों को फेंक चुका था, जिनकी हड्डियों के पिंजर अंधे कुएं में ही पड़े रहते थे। अगर बदनसीब शख्स सांप के डसने से बच जाता तो कुएं से उठने वाली जहरीली गैस की वजह से दम घुटकर मर जाता था। जब मालिक राम के तरह तरह के तशद्दुद के बावजूद कमांडो शेर खान ने जुबान न खोली तो इसने शेर खान को अंधे कुएं में फेंकने का फैसला कर लिया। इसने ऊपर से इजाज़त भी ले ली। चुनांचे इसी मकसद के लिए कमांडो शेर खान को बैलगाड़ी में बिठाकर वहाँ लाया गया था। मालिक राम खुद भी साथ आया था। कमांडो शेर खान को जब अंधे कुएं की मुंडेर पर लाकर खड़ा कर दिया गया तो मालिक राम ने हुक्म दिया, इसकी आंखों की पट्टी खोल दो। एक सिपाही ने जल्दी से आगे बढ़कर इसकी आंखों की पट्टी खोल दी। शेर खान ने देखा कि डूबते सूरज की फीकी रोशनी में जंगल में जहाँ इसे खड़ा किया गया है, इसके आगे एक गहरा कुआं है जिसकी गोल मुंडेर पर घास उगी हुई है। ये घास इस बात की तरफ इशारा करती थी कि ये कुआं वीरान और अंधा है। मालिक राम इसके सामने कुएं की दूसरी तरफ आकर खड़ा हो गया। शेर खान के हाथ बंधे हुए थे। इसको 2 आदमियों ने पकड़ रखा था। मालिक राम ने कहा, अभी वक्त है, अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो तुम सारी उम्र जिंदा रहोगे। हम तुम्हें रिहा कर देंगे, अगर ना मानी तो तुम्हें इस अंधे कुएं में फेंक दिया जाएगा जो तुम्हारे एक कदम आगे है। बोलो, जिंदगी चाहते हो या मौत? शेर खान ने कहा, मुझे वो जिंदगी हरगिज़ कबूल नहीं जो मुझे अपने दोस्तों और अपनी ज़िंदगी के नस्बुल-ऐन से गद्दारी करने की इवज़ मिले। मेरा ईमान सलामत है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मालिक राम ने कहा, एक बार फिर सोच लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें सोचने का मौका नहीं मिलेगा। शेर खान ने कहा, मैंने जो कुछ कहा है वो मेरा आखिरी फैसला है। अगर खुदा ने मेरी मौत इसी तरह लिखी है तो मैं इसे हंस कर गले लगाता हूँ। मालिक राम ने सिपाहियों को इशारा किया। दोनों सिपाहियों ने जो शेर खान को पकड़ कर कुएं की मुंडेर पर खड़े थे, इसे अंधे कुएं में धक्का दे दी। शेर खान अपने दोनों हाथों से अपने सर को नहीं ढांप सकता था ताकि चोट न लगे, क्योंकि इसके दोनों हाथ रस्सी से पीछे बंधे हुए थे। इसने वही किया जो ऐसी सूरत में इसे करने की तरबियत दी गई थी। इसने गिरने के साथ ही अपने आप को दोहरा करके पहलू रुख कर लिया ताकि नीचे इसका सर और टांगे टूटने से महफूज रहे। कुएं की गहराई करीब 30 फीट थी। ये बड़ी गनीमत रही कि वो पत्थरों पर गिरने की बजाय गले सड़े पत्तों, घास फूस और दरख्तों की गिरी पड़ी शाखों और इंसानी हड्डियों के पिंजरों पर गिरा। इसके फौरन बाद चीफ मालिक राम के हुक्म पर
कुएं को लकड़ी के गोल तख्ते से ढांप कर इसके ऊपर 2 भारी पत्थर रख दिए गए। मालिक राम ने एक सिपाही से कहा, तुम यहाँ आज की रात पहरा दोगे। कल सुबह ये तसल्ली करने के बाद कि एक कश्मीरी जासूस मर चुका है, तुम वापस अपने सेंटर में आ जाओगे। अपनी तरफ से मालिक राम शेर खान को हमेशा के लिए ख़त्म करके बैलगाड़ी में सवार होकर वापस चला गया। सिर्फ एक संतरी पीछे रह गया, जो अंधे कुएं के करीबी दरख्त पर चढ़कर बैठ गया और पाँव लटका कर सिगरेट पीने लगा। शेर खान ने गिरते ही सबसे पहले ये जायजा लिया कि इसकी कोई हड्डी तो नहीं टूटी। घास फूस और गले सड़े पत्तों ने इसे चोट लगने से बचा लिया था। कुएं को ढांप देने से अंदर अंधेरा छा गया था, अगरचे बाहर अभी दिन की रोशनी बाकी थी। शेर खान की हड्डी पसली सलामत थी। एक रुख पर गिरने और इंसानी हड्डियों के पिंजर के ऊपर गिरने से इसकी एक जानिब की कोहले की हड्डी दर्द करने लगी थी। कुएं में गले सड़े पत्तों की वजह से नागवार बू पैदा हो रही थी। शेर खान ने पहला ये काम किया कि अपने आप को हल्के हल्के झटकों से धकेलते हुए कुएं की दीवार के पास ले गए। यहाँ जगह थोड़ी ऊंची और दरख्तों की झाड़ियाँ खुश्क थी। इसने कुएं की दीवार के साथ पुश्त लगा ली और पीछे बंधे हुए हाथों से दीवार को टटोला। दीवार की चुनाई में ईंटें भी इस्तेमाल हुई थी और पत्थर भी इस्तेमाल किया गया था। कहीं कहीं दीवार में घास उग रही थी। कमांडो शेर खान ने दीवार में से बाहर निकले हुए एक पत्थर को चुन लिया और इसके साथ हाथों पर बंधी हुई रस्सी को आहिस्ता आहिस्ता रगड़ना शुरू कर दिया। ये बड़ा सब्र तलब काम था और शेर खान सब्र करना जानता था। सब्र इसके मुसलमानी ईमान का एक हिस्सा था। इसे अल्लाह ताला का फरमान याद था कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दीवार का पत्थर नोकीला नहीं था, हमवार था, सिर्फ इसका एक किनारा जरा सा उभरा हुआ था। शेर खान हाथों की रस्सी को इसी किनारे पर रगड़ रहा था। देर तक वो दोनों बंधे हुए हाथों को पत्थर के किनारे पर रगड़ता रहा। आखिर वो थक गया और रुक गया। थोड़ी देर के बाद फिर बंधे हुए हाथों की रस्सी को इसी जगह से रगड़ने लगा। रस्सी बड़ी मजबूत थी, इस पर पत्थर की रगड़ का बहुत कम असर हो रहा था। वक्फे वक्फे से शेर खान 2-3 घंटों तक रस्सी को रगड़ता रहा। आखिर इसे सब्र का इनाम मिल गया। रस्सी की एक गांठ कट गई और दूसरी गांठ बाकी थी। इसने इसे भी आहिस्ता आहिस्ता पत्थर की धार से रगड़ना शुरू कर दिया। इसे मजीद 2 घंटे लग गए। फिर रस्सी की दूसरी गांठ भी कट गई। शेर खान ने हल्का सा झटका दिया, इसके दोनों हाथ आज़ाद हो गए। वो दोनों कलाइयों को सहलाते हुए कुएं की दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। कुएं में गले सड़े पत्तों की नागवार बू फैली हुई थी, मगर इस बू में जहरीला अंसर ज्यादा मिकदार में नहीं था, लेकिन हर सांस के साथ थोड़ी थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके फेफड़ों में जरूर जा रही थी, जो इसे कुछ वक्त गुजर जाने के बाद बेहोश कर सकती थी और इसके बाद बेहोशी में ही इसकी मौत वाक़ई हो सकती थी। शेर खान को इससे पहले कुएं से निकलने की कोशिश करनी थी। शेर खान ने उठकर कुएं की दीवार को दोनों हाथों से टटोल कर देखने की कोशिश की। दीवार ईंटों और पत्थरों को मिलाकर गारे से बनाई गई थी। बहुत पुरानी होने की वजह से कहीं कहीं से ईंटें और पत्थर थोड़े थोड़े बाहर निकले हुए थे। कुएं का कितर यानी गोलाई 10-12 फीट थी और शेर खान के लिए यह मुमकिन नहीं था कि वो कुएं के दोनों दीवारों पर पांव फंसाकर ऊपर कूद चढ़ सकता। इसे कुएं से हर हालत में बाहर निकलना था। वो अपनी तमाम जहनी सलाहियतें बरोए कार लाकर ये सोच रहा था कि कुएं में से किस तरकीब के साथ बाहर निकला जा सकता है। वो बैठ गया और अंधेरे में इधर उधर हाथ फेरने लगा। एक इंसानी खोपड़ी इसके हाथ में आ गई। इसने इसे छोड़ दिया। फिर अंधेरे में इंसानी पिंजर की पसलियों पर इसके हाथ पड़ गए। इन इंसानी पिंजरों की हड्डियों से जाहिर होता था कि इससे पहले भी टॉर्चर सेंटर का जल्लाद चीफ मालिक राम कई लोगों को कुएं में गिराकर हलाक कर चुका है। ये इन बदनसीबों की हड्डियों के पिंजर थे, मगर कमांडो शेर खान को इन मुर्दा हड्डियों से कोई सरोकार नहीं था। वो इनकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। उठकर आहिस्ता आहिस्ता दीवार पर हाथ फेरता गोल दायरे की शक्ल में घूमने लगा। एक जगह इसके सर के ऊपर से लटकती हुई कोई चीज टकराई। वो वहीं रुक गया। बंद कुएं के अंधेरे में इसने हाथ ऊपर करके लटकती हुई चीज को छुआ। वो कोई रस्सी नुमा चीज थी। बहुत जल्द इसे मालूम हो गया कि ये किसी दरख्त की जड़ है जो कुएं की दीवार में किसी जगह से बाहर निकली हुई है। इसने इसे 2-3 झटके दिए। दरख्त की जड़ मजबूत थी। शेर खान ने दरख्त की जड़ को दोनों हाथों में पकड़े रखा और अपने दोनों पांव कुएं की दीवार के साथ लगा दिए। फिर वो रस्सी को पकड़ कर कुएं की दीवार पर अपने पांव ऊपर करता चला गया। 6-7 फीट ऊपर चढ़ने के बाद दरख्त की वो जड़ तो खत्म हो गई, मगर इसकी जगह इसे एक और जड़ मिल गई जो ऊपर दीवार में से बाहर निकली हुई थी। कमांडो शेर खान के दिल में उम्मीद की शमा रोशन हो चुकी थी। इसे यकीन हो गया था कि कुदरत इसकी मदद कर रही है और इसने इसे कुएं से बाहर निकालने के लिए एक सबब पैदा कर दिया है। 10-11 फीट ऊपर जाकर दरख्त की ये जड़ भी खत्म हो गई। शेर खान ने दोनों पैर कुएं की दीवार से टिकाए हुए थे। इसने दरख्त की जड़ को एक हाथ से थाम रखा था। ये जड़ भी कुएं की दीवार के अंदर से बाहर निकली हुई थी। इसने दूसरे हाथ से दीवार को टटोला। दरख्त की एक और जड़ दीवार की मिट्टी में दीवार के साथ चिपकी हुई थी।
इसने उंगलियों से घुरचा तो जड़ का एक हिस्सा इसके हाथ में आ गया। शेर खान ने इसे झटका दिया। दरख्त की जड़ दीवार से अलग हो गई। ये जड़ भी रस्सी की तरह कुएं की दीवार के साथ ऊपर को चली गई थी। कमांडो शेर खान दरख्त की दीवार में से निकली हुई जड़ों को पकड़ कर कुएं की आधी दीवार का फासला तय कर चुका था। तीसरी जड़ को पकड़ने के बाद वो दीवार से पांव टिकाए मजीद ऊपर चढ़ गया। ये जड़ कुएं की मुंडेर से 2 फीट नीचे तक होगी। वो कुएं की मुंडेर से 2 फीट के फासले पर पहुंच चुका था। इसे कुएं के ढके हुए दहाने में से आती जंगल की ताज़ा हवा महसूस रही थी। वो जानता था कि मालिक राम अहमक नहीं है। इसने शेर खान के कुएं से बाहर ना निकलने का पूरा इंतजाम भी किया होगा और बाहर कोई ना कोई सिपाही पहरा भी दे रहा होगा। कम से कम इस वक्त तक बाहर पहरा मौजूद रहता है जब तक कि इसे यकीन नहीं हो जाता कि शेर खान कुएं के अंदर सांप के कांटे या दम घुटने से मर गया है। बहुत जल्द इसे इसका सबूत मिल गया। कुएं के बंद दहाने के दुर्जों में से जो ताज़ा हवा अंदर आ रही थी, इसमें शेर खान को तंबाकू के धुएं की बू महसूस हो रही थी। इस बात की अलामत थी कि कुएं के बाहर पहरेदार मौजूद है और सिगरेट पी रहा है। कमांडो शेर खान ने कुएं में से बाहर निकलने का रास्ता दरियाफ्त कर लिया था। अब इसे इस लम्हे का इंतजार करना था जब बाहर बैठा संतरी वहां से चला नहीं जाता। शेर खान दरख्तों की जड़ों को पकड़कर कुएं की दीवार के साथ पांव टिका कर नीचे उतरा है और कुएं की दीवार के साथ लगकर बैठ गया। कुएं के अंदर मच्छरों की भरमार थी। मच्छर शेर खान को बुरी तरह काट रहे थे, मगर इसे ये तकलीफ भी बर्दाश्त करनी थी। सारी रात इस तरह मच्छरों को मारते गुजर गई। बाहर दरख्तों में जंगली परिंदों के बोलने की आवाज़ें आने लगी। शेर खान ने ऊपर देखा। कुएं के ढके हुए दहाने के किनारे की दुर्जों में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। सुबह हो गई थी। फिर इसे बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। कोई कुएं की छत पर चल रहा था। इसे छत पर से किसी भारी पत्थर के लुढ़काने की आवाज़ आई। इसके बाद किसी ने कुएं के दहाने पर गिराए हुए तख्ते को एक तरफ घसीटा। शेर खान जल्दी से दीवार से अलग होकर एक लाश की तरह झाड़ियों और गले सड़े पत्तों के ऊपर लेट गया। वो नीम आंखों से कुएं के दहाने को देख रहा था। ऊपर से तख्ता हटाया गया। कुएं के अंदर दिन की रोशनी आने लगी। फिर एक आदमी ने झांक कर कुएं में देखा। ये वही सिपाही हो सकता था जो रात भर कुएं के बाहर पहरा देता रहा था। इसने आवाज़ देकर कहा, हम तुम्हें बाहर निकालने आए हैं, फिक्र न करो। आईजी साहब ने तुम्हारी जान बख्शी का हुक्म दे दिया है। क्या तुम जिंदा हो? जिंदा हो तो जवाब दो ताकि हम तुम्हें बाहर निकाल सकें। कमांडो शेर खान समझ गया कि ये एक चाल है। सिपाही सिर्फ इस बात की तसल्ली करना चाहता था कि शेर खान मर चुका है या अभी जिंदा है। शेर खान इसी तरह लाश की तरह पड़ा रहा। इसने कोई जवाब न दिया। फिर ऊपर से टॉर्च की रोशनी नीचे डाली गई। टॉर्च की रोशनी में शेर खान की आंखों पर पड़ी तो इसने आंखें बंद कर ली और जिस्म को बेहिस्सो हरकत किए रखा। सिपाही ने ऊपर से 2-3 मरतबा आवाज़ देकर पूछा, जिंदा हो तो आवाज़ दो ताकि हम तुम्हें बाहर निकालें। तुम्हें माफ़ी मिल गई है। मगर शेर खान इसी तरह बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा। ना इसने कोई हरकत की और ना कोई आवाज़ निकाली। सिपाही समझ गया कि कुएं में इतनी बुलंदी से गिरते ही कैदी की गर्दन की हड्डी टूट गई होगी और वो मरा पड़ा है। वो ये भी जानता था कि अगर कैदी अदमुआ भी हुआ तो बंद कुएं में भूखा प्यासा रहकर 1-2 दिन में मर जाएगा। सिपाही ने लकड़ी की तख्ती से कुएं का मुंह बंद कर दिया और इस पर 2 भारी पत्थर रखे और टॉर्चर सेंटर में पहुंचकर चीफ मालिक राम को बढ़ा चढ़ाकर बताया कि कैदी मुजाहिद मर चुका है और इसकी लाश ने गलना सड़ना भी शुरू कर दिया है। मालिक ने पूछा, तुमने अच्छी तरह से तसल्ली कर ली थी कि वो मर गया है? सिपाही ने कहा, सर मैंने खुद लाश पड़ी देखी थी। मैंने ऊपर से 6-7 पत्थर भी मारे मगर लाश ने कोई हरकत न की। कुएं में लाश की बदबू फैली हुई थी। इसके बाद मालिक राम ने कोई सवाल न किया। दूसरी तरफ जब सिपाही कुएं का मुंह बंद करके चला गया तो कमांडो शेर खान ने बाहर निकलने की जद्दोजहद शुरू कर दी। एक बार वो रिहर्सल कर चुका था। दरख्त की पहली जड़ को पकड़कर वो दूसरी जड़ तक आया। वहां से दूसरी जड़ की मदद से तीसरी जड़ तक पहुंचा और तीसरी को पकड़कर वो कुएं के दहाने से 2 फीट नीचे आ गया। आगे इसकी मुहिम का सबसे मुश्किल मरहला शुरू होने वाला था। इसने दीवार में से निकली हुई दरख्त की जड़ को दोनों हाथों से पकड़कर अपने दोनों पांव कुएं की दीवार के साथ टिकाए हुए थे। एक खतरा यह भी था कि दरख्त की जड़ न टूट जाए। जड़ टूट जाने से इसे जोड़ लगने का खदशा भी था और इसके बाद कुएं से बाहर निकलने का इम्कान भी खत्म हो सकता था। कुएं के बंद दहाने के पास इसके ऊपर रखे तख्ते के दुर्जों में से दिन की हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। इस रोशनी में शेर खान ने सूरत हाल का जायजा लिया। इसका जहन तेजी से किसी नतीजे पर पहुंचना चाहता था। आखिर एक तरकीब इसकी समझ में आ गई। इसने किसी न किसी तरह और काफ़ी मुश्किल के बाद दरख्त की जड़ को अपनी कमर के गिर्द लपेट लिया। इसके दोनों हाथ फारिग थे। अपने पाँव इसने बदस्तूर कुएं की दीवार के साथ टिकाए हुए थे। इसकी पोजीशन बिल्कुल इसी तरह की थी जिस तरह से वापडा के लाइनमैन पेटी से अपने आप को खंबे के साथ बांधकर बिजली के तारों की मुरम्मत किया करते हैं। शेर खान ने दोनों बाजू ऊपर किए तो इसके हाथ कुएं पर रखे तख्ते तक पहुंच गए, मगर वो तख्ते के इतने करीब नहीं था कि वो दोनों हाथों का जोर लगाकर तख्ते को खिसकाने की कोशिश कर सकता। इसे ये डर भी था कि अगर तख्ते को इधर उधर करते हुए पत्थर लुढ़क गया और इसकी आवाज़ पैदा हुई तो मुमकिन है सिपाही अभी बाहर ही हो और वो फौरन वहां आ जाए।
और शेर खान पर फायर करके इसे दोबारा कुएं में गिरा दे। इसे ये खबर नहीं थी कि सिपाही वहां से जा चुका है। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।